बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 3, मैं हूं आज़म और आइए मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी ज़ुबैर साहब मौजूद हैं और मेरे साथ अनीस मंसूरी साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। आज हम बात कर रहे हैं 2-4 चीज़ों पर नाज़रीन। सबसे पहले हम बात करेंगे यौम तशक्कुर पर। पूरे पाकिस्तान में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मुफ्ती कवी साहब को कोड़े मारने का हुक्म दिया गया है। अच्छा, पीटीआई का मुस्तकबिल डिस्कस करेंगे और साथ में 9 मई की जो लोग हैं बेगुनाह अफराद, उनकी सिफारिश भी आई है। शुरू करता हूँ मैं नवेद ज़ुबैरी साहब से। बहुत शुक्रिया आप मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। अच्छा, नवीद ज़ुबैरी साहब, पाकिस्तान में यौम तशक्कुर जो है वो बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। 21 सूबों में 31 सूबों में 21 तोपों की सलामी दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक्चुअली है यौम फ़तह। आज हमारी फ़तह का दिन जश्न मनाया गया है, लेकिन ये बड़ी कौमों का, हम्बल कौमों का ये तरीका यही होता है। हमारे मज़हब में भी यही है कि हम जश्न नहीं, हम यौम तशक्कुर मनाते हैं कि अल्लाह का लाख लाख एहसान है, उसका करम है कि उसने हमारी लाज रखी, इज़्ज़त रखी और हमने अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक ऐसा जवाब जो मुद्दतों याद रखा जाएगा, ऐसा जवाब जो दिया एक मुल्क को है, लेकिन मैसेज पूरी दुनिया को गया है। आवाज़ पूरी वेस्ट तक गई है। हाँ, जैसे कहते हैं ना, मारा कम है घसीटा ज्यादा है। उनका जो भरम था, उनका जो एक मिथ थी, उसको चिकना चूर कर दिया हमने। अब ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो फौज का और पाकिस्तान की जो अवाम का, खासकर पाकिस्तान बहसियत कौम का एक इमेज बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है और इसके बड़े दूरस्थ नताइज बरामद होंगे। हमारी इसमें तजारत का भी फ़र्क पड़ेगा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, बाकी कौमों में जो हमारा एक अजीब व गरीब इमेज था वो बेहतर होगा। और अब जो है कोई भी पाकिस्तान की तरफ आँख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो आज के दिन यौम तशक्कुर के तौर पे मनाया गया और सारे सूबों में 21 तोपों की सलामी दी गई, मुख्तलिफ प्रोग्राम हुए। कल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जश्न मनाया था, पीपल्स पार्टी ने भी और सारी जमातों ने अपने अपने तौर पे जश्न किया। आज बहसियत कौम हम लोगों ने मनाया, पूरी मुल्क में तकरीबात हुई और अभी भी जारी है, अभी तक जारी है, अभी तक जारी है और एक खुशी का दिन है और इसको खूब कौम बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही है। बिल्कुल। और ये जो यौम तशक्कुर, यौम फ़तह है, वो दूसरी तरफ यौम सोग बन रहा है। उधर यौम सोग है आज। सवाल यही था। उधर की जो है ना, जो चीखें हैं उधर की जो है वो सबको सुनाई दे रही हैं। वो कौम अब आपस में दस्तो गिरेबान है। मोदी से सवाल कर रहे हैं वहाँ पे लोग, उसके घर पे हमले हो रहे हैं, फौजियों से सवाल उठ रहे हैं, वहाँ के तो फौजियों पे सवाल उठ रहे हैं। फौजी सवाल उठ रहे हैं। बात ये भी इतलात है कि उनके आर्मी के जो भी चीफ हैं, उनको उनके ही लोगों ने दस्ते गिरेबान हो गए मीटिंग के दौरान कि इतने जहाज उड़े, एक मिसाइल फायर नहीं किया। बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल, दस्तो गिरेबान, वरना अल्फाज इससे खतरनाक आए हैं। तो हम थोड़ा सा मौलवी से रियाज रखते हैं, तो उसमें बहुत समझ तो गए होंगे जो हमने कहा है। बहरहाल बहुत अच्छा दिन बहुत अरसे बाद इस कौम को मिला है और जितना हम लोग हम्बल होकर मनाएं इतना ही बहुत बेहतर। अच्छा, ज़ुबैर साहब, आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे। हम 10 मई से लेकर आज 16 मई है, मुस्तकिल एक हफ्ते से हम यौम तशक्कुर जश्न मना रहे हैं। उधर तो रोज़ अलग अलग बातों पर जो है ना वो यौम सोग मनाया जाता है। कभी FATF को बोला जाता है कि इनके साथ ये कर दें, कभी IMF को बोला जाता है उधर से ये कर दें। फिर वो जो मॉनिटरी जो एजेंसी है जो हमारी जो जोहरी असासे देखती है, उनको भी रिक्वेस्ट की गई कि भाई इनको देखिए। उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी कि भाई हमने देख लिया है, सब कुछ ठीक है, हम इनको कोई ज़रूरत नहीं नज़रसानी करने की इनकी जोहरी असासों पर। तो वहाँ तो अजीब, ऐसा ही लगता है कि पूरी दुनिया ने इंडिया को एक तरफ छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। बस वो देख रहे हैं कहीं से भी उनको कहीं से थोड़ी सी कोई किरण मिल जाए, वो सांप निकल गया वो पीट रहे हैं। वो नहीं सांप निकल जाता है वो लाठी पीट रहे होते हैं। IMF के लिए क्या, IMF ने फंड रिलीज कर दिया। एटमी उसको बोला पाकिस्तान का सिक्योर तरीन दुनिया के, उसमें सिक्योर तरीन हमारा जो है वो निज़ाम, उसको कहा गया है। और जिस तरह इस जिम्मेदाराना इस जंग में किरदार अदा किया है पाकिस्तान का एसपीआर ने और फौज ने और आवाम ने, उसकी भी मिसालें अब आगे जंगों में दी जाएंगी। हर महाज में उनको नाकामी हुई है और अब उनके उसमें हो ही जा रही है।
और मुझे अनकरीब लगता है कि ये बीजेपी और मोदी, इनका टाइम अप हो गया है। अब बहुत मुश्किल है, अब वहां पे जो सियासी भूचाल आएगा ना, अब इस जंग की जो ना चीखें बहुत दिन तक गूंज सुनाई देगी। वो जिस बिहार के इलेक्शन को वो जीतना चाह रहे थे, मैं मंसूरी साहब की तरफ आऊंगा। मंसूरी साहब, बिहार के इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी ने ये पहलगाम वाला वाकया हर बार इलेक्शन से पहले ये करवाते हैं, और ये इनकी गवर्नमेंट की हिट रही है कि जब भी कोई इलेक्शन आने वाला होता है तो ये कोई ना कोई इस तरह का वाकया करवाते हैं और 10 मिनट 15 मिनट के अंदर वो सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि उनकी आवाम जो है ना, वो इतनी बेवकूफ वो नहीं है, इतनी मासूम नहीं है? वो अब बीजेपी को रद्द कर देगी, वो अगली जो अभी सियासत हो रही है और जो बिहार वाला इलेक्शन है उसमें इनको शिकस्त होने वाली है? देखिए आतम, इस वक्त सबसे बड़ा मसला इंडिया के लिए अपने अवाम को ही मुतमईन करना है, ख़ास तौर पर इंडिया की गवर्नमेंट मोदी को। वो जितना उन्होंने वावेला मचाया था कि जंग, और जितना उन्होंने दहशतगर्दी, और फिर उन्होंने जितना हमलों का बनाया था, उसके बाद से अब सवालात पूछे जा रहे हैं। लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, अगर वहाँ आप सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको गद्दार और हिंदू तस्वुर नहीं किया जाता, और उसके बाद फिर आपके खिलाफ वो मुहिम शुरू हो जाती है कि मत पूछिए। तो वहाँ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वहाँ के जो मीडिया चैनल्स हैं, वो तमाम के तमाम इस वक्त गोदी मीडिया बने हुए हैं, और वो ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब वहाँ तो इंडिया जीत चुका और शिकस्त हो चुकी और सब कुछ हो चुका। देखिए, ये बयानियाँ वो बना रहे हैं, लेकिन दुनिया देख रही है, और दुनिया में इस वक्त जिस तरीके से इंडिया की शिकस्त हुई है, उसको न सिर्फ उसके एक एक पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा है, बल्कि इसके लिए आगे चलकर मसाइल भी होंगे। इस वक्त देखिए, वहाँ का माहौल अगले चंद, जैसे जैसे जंग के मामला ख़त्म होते जा रहे हैं, वैसे वैसे अब वहाँ पर सवालात ज़्यादा उठना शुरू हो चुके हैं, और ख़ुद मोदी के लिए अब जवाब देना मुश्किल हो चुका है। 10 मई के वाक़यात के बाद जब सीज़ फायर होता है, और सीज़ फायर होने के 2 दिन के बाद मोदी बाहर निकलते हैं, अपनी कौम से ख़िताब करते हैं, और उसके बाद अगले दिन वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर विज़िट करते हैं। लेकिन उसके 5 दिन के बाद आप ये देखिए, 5 दिन से ये सन्नाटा है, लेकिन उसके साथ-साथ साज़िशें जारी हैं। आप देखिए कि 22 से लेकर 27 तारीख तक, 22 तारीख को जब ये वाक़या पेश आता है, उसके फ़ौरन बाद 2021 में जब तालिबान की गवर्नमेंट बनी थी अफ़गानिस्तान के अंदर, तो तालिबान की गवर्नमेंट बनते ही इंडिया ने अपने सफारती अमले को वापस बुला लिया था। जी हाँ। मगर आप ये देखिए कि 27 अप्रैल को बाकायदा उसके नायब वज़ीर ख़ारिजा सर, जाते ये तो हैं। बड़ी अंदर की खबर मैं आपसे पूछने वाला था। देखिए, नायब वज़ीर ख़ारिजा जाते हैं तालिबान के यहाँ, और सही है? खुफिया जाते हैं। नहीं, वो खुफिया नहीं जाते। वो तो नायब 27 तारीख को अफ़गानिस्तान जाते हैं, वो वहाँ पर उससे मुलाकात करते हैं, उनके वज़ीर ख़ारिजा के साथ, मुत्तकी साहब से। उसके बाद फिर होता ये है कि उनके नायब वज़ीर दाखिला पिछले 1 हफ़्ते से 4-5 दिन से, जब से 10 तारीख का वाक़या पेश आया, उसके बाद से इंडिया के अंदर मौजूद हैं। और वो खुफिया तौर पर मौजूद थे, लेकिन अब उसकी बाकायदा वज़ाहत सामने आ चुकी है कि इंडिया अब जो है उसके जितने भी स्लीपर सेल्स हैं, उन सबको एक्टिव कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। और मुझे अफ़सोस की बात ये है कि अब इंडिया वो गंदी साजिशों पर आ चुका है कि हम तो पहले से कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान से होने वाले जितने भी मामला आते हैं, वो उसमें अफ़गान गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट और फितना अल ख़वारिज को सपोर्ट करती है, वही इंडिया उनको सपोर्ट करता है, वही BLA को उनको सपोर्ट करता है। अब इंडिया उन साजिशों में आ चुका है कि वहाँ से वो अफ़गानिस्तान के अंदर बाकायदा जो उन्होंने एम्बेसी ओपन कर दी अपनी, जो बंद थी दोबारा उनकी, से दोबारा से अपने अमले को वापस भेजा है, सही इन दिनों में। और उसके साथ-साथ आप एक और बड़ा मामला तो ये अब देखिए। अब सर, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। ये जो पूरा वाकया, जिस तरह पहले उन्होंने अपने सिफारती अमला वापस बुलाया, अब अमेरिका उनसे सवाल नहीं करेगा कि तुमने सिफारती अमला बुलाकर खुफिया मुलाकातें क्यों कर रहे हो, स्लीपर सेल्स क्यों ऑन कर रहे हो, और अपनी एम्बेसी तालिबान की हुकूमत के अंडर में क्यों ऑन कर रहे हो? देखिए आज़म, ये सवालात तो हैं, लेकिन उसके साथ-साथ और थोड़ा-सा इस मामले को गहराई से देखने की ज़रूरत है। अब आप देखिए कि इंडिया ने अपना पूरा महाज, उसके सोशल मीडिया ने, उसके टीवी चैनल्स ने एक महाज खोल दिया, यहाँ तक कि उनकी गवर्नमेंट ने टर्की और अज़रबैजान के खिलाफ हाँ, पूरा बाइकआउट मुहिम शुरू कर दी। बाइकआउट के अलावा टर्की के साथ बराह रास्त अब वो कॉन्फ्लिक्ट पर आ रहे हैं। टर्की की एम्बेसी के लोगों को बुलाकर वहाँ पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है, अपनी तहफ़्फ़ुज़ात बताए गए। तो अब टर्की और अज़रबैजान के साथ इन्होंने महाज खोल दिया। उसके साथ-साथ आज आप देखिए कि बहुत अहम पेशरफ़्त हुई है जो चीन ने की है। चीन ने उनके तमाम वो जो इलाके हैं, जो तिब्बत के इलाके हैं, कि जो कि इस वक्त उसके पास हैं, चीन के पास हैं, उसने उनके दरियाओं के नाम अपनी मकामी ज़बान में रख दिए हैं। आज पूरा हिमाचल प्रदेश जो है ना, वो उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया। हिमाचल प्रदेश के तो नाम पहले उन्होंने चेंज किया था, लेकिन अब जो है वो बाकायदा वहाँ के दरियाओं के नाम उन्होंने तब्दील कर दिए। और इससे ये समझा जा रहा है कि वहाँ पर, जिसको इंडिया क्लेम करता है कि उनका है, लेकिन चीन कहता है कि ये हमारे ही सारे वो भी मामलात हैं, डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड है। तो अब
मामला यह है कि इंडिया अब जहाँ जहाँ फंसता जा रहा है वहाँ वहाँ अब ऐसी साजिशें करने लगा है और इस तरीके से वो खेल खेलने लगा है कि एक तरफ यहाँ पर तालिबान गवर्नमेंट को वो कहकर दहशतगर्दी को फिर पर ज़्यादा बढ़ावे की तरफ लेके जा रहा है, दूसरी तरफ वो हमारे दोस्त ममालिक टर्की और अजरबैजान जैसे ममालिक पर पाबंदी आयद कर रहा है और तीसरी तरफ वो चीन के साथ जंगी कैफियत में जा रहा है। आप उनका मीडिया उठा के देख लीजिए, कल से ऐसा लग रहा है माज़ साहब, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है। तो जो मैं आगे की खबर देख रहा हूँ कि ये अपनी सुबकी मिटाने के लिए कहीं पर कुछ और लोगों के आशीर्वाद से ये चीन के खिलाफ भी एक महाज को ओपन करने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जुबैर साहब, जिस तरह मंसूर साहब ने कहा कि ये इंडिया इतना सब कुछ करता जा रहा है, आपको नहीं लगता कि इंडिया मुकम्मल अकेला हो जाएगा मशरिक़ी वस्ता में, मुकम्मल तौर पर? क्योंकि ट्रंप जब आए हैं मशरिक़ी वस्ता के विजिट पर, उन्होंने इसराइल का विजिट नहीं किया, उन्होंने वो अरब ममालिक में का चुनाव किया और 3-4 मुल्कों में वो होकर वो चले गए। उसमें कोई भी डिस्कशन नहीं हुई, किसी भी किस्म की बात नहीं हुई सिवाय इसके कि सीज़फायर हमने करवाया। तो मुकम्मल तौर पर अकेला नजर नहीं, क्योंकि सबकी तरफ ये भौंके जा रहा है इंडिया। देखिए, ये दुनिया ऐसी होती है, दुनिया लूजर्स के साथ नहीं होती, विनर्स के साथ होती है। ये पॉइंट है। जो इंडिया इस वक्त लूजर है और ये वो वक्त है जब वो गलती पे गलती कर रहा है। इस वक्त उनको बैठ जाना चाहिए, जो कहते हैं जब हाथ पत्थर के नीचे आ जाए खामोश हो जाना चाहिए, तो बस ज्यादा उसको खींचने की कोशिश नहीं करे। अब वो खींचे जा रहे हैं अपने हाथ को और जख्मी करता जा रहा है। चाइना ने मौके का फायदा उठाया और यही होता है उसमें, और जो उसके मुतनाज़ा इलाके थे उसमें अपनी मिल्कियत जाहिर कर दी है, पर धाक बिठाई है कि आओ, आते हो तो आओ, अब हमसे पिटना है तो हमसे पिट लो। अफगानिस्तान में जो वो करने की कोशिश कर रहा नाकाम होगा। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि जंग से पहले अफगानिस्तान में पाकिस्तान का बहुत बड़ा सिफारती वफ़द गया था, वो शायद खारजा भी गए थे और उसमें बहुत ही एक अच्छे मुआहदे हुए थे। उसमें अफगानिस्तान ने कैटेगोरिकली कहा था कि अब हमारी ज़मीन किसी भी गैर मुल्क की पे दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा था कि बॉर्डर्स पर हम जिम्मेदार हैं कि अब अफगानिस्तान की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और उसके कुछ दिनों बाद ही 54 आदमी बॉर्डर पे पाकिस्तानी फोर्सेस ने मार दिए थे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक। हाँ। तो अब अगर उन्होंने कोशिश की इस किस्म की कि वहां से कुछ करेंगे तो वो भी नुकसान उठाएंगे और जो करेगा वो भी नुकसान उठाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान ने ये बता दिया है कि हम कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं और बड़ी कामयाबी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान पे जहां कहीं से भी अब हमला हुआ, दहशतगर्दी हुई, और पाकिस्तान पहले उसको प्रूफ करेगा, इंडिया की तरह बेवकूफ़ी नहीं करेगा, पहले प्रूफ करेगा कि भाई ये देखो ये यहाँ से आए थे, ये था, अब हमारा हक है और हम इनको मार रहे हैं। और पाकिस्तान ऐसे ही करेगा और पाकिस्तान की सलाहियतें देखने के बाद मैं नहीं समझता अफगानिस्तान अब कोई इस किस्म की मदद कर पाएगा। 2-4 कोशिशें करके देखने ले, इनको और नाकामी ही होगी। जहाँ तक आपने ट्रम्प का कहा, ट्रम्प जाते जाते एक बहुत बड़ा काम करके गए। आईफोन की एक फैक्ट्री लग रही थी इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर से, $500 बिलियन। उन्होंने बोला वाइंड अप करो जी, कोई जरूरत नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा तजारती नुकसान इंडिया को जाते जाते वो देकर चले गए, वो दे गए। टर्की हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारे दिल साथ धड़कते हैं और बहुत मोहब्बत है आवाम में भी और हुकूमत में भी। और टर्की के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत करेंगे तो हम उनके साथ शाना बचाना है और उनको और भी नुकसान होगा। यही अजरबैजान ने अपनाया, उन्होंने तो बाइकआउट कर भी लोगे, तो हम फिर भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तनहा ही होता जाएगा दिन ब दिन। जिस तरह बांग्लादेश में उसकी नाकामी हुई, अफगानिस्तान में नाकामी हुई, चाइना में नाकामी हुई, पाकिस्तान से तो बहुत बड़ी मुँह की खाई। अब आइंदा आने वाले दिन में टर्की और अजरबैजान से भी ये अपनी चीज़ें ख़राब करेगा। और मुझे लगता है ये सब जब तक कि बीजेपी की हुकूमत है, आखिर मलबा उस पर गिरेगा कि उनकी हुकूमत ख़त्म करके जब कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो फिर नए सिरे से तजारती पॉलिसीज और सियासत उस तरफ आएगी। अच्छा जुबैर साहब, एक और सवाल, और ये वीडियोस बड़ी गर्दिश कर रही हैं। मुफ्ती कवी साहब को कोड़े मारने का हुक्म दिया गया है। मुफ्ती कवी साहब ने ऐसा क्या किया है कि उनको कोड़े मारने का हुक्म दे दिया? देखिए, मुफ्ती कवी साहब मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं। मुफ्ती कवी साहब वो हैं जिनकी शोहरत टिकटॉकर के साथ इंटरव्यू की है, जिनकी शोहरत अदाकाराओं के साथ बहुत सारी चीज़ों की है, और उनके फतवे ऐसे कि जो नौजवानों को बिगाड़ने में काम आते हैं। ख़ासतौर से वो फतवा जो उन्होंने कई दफ़ा रिपीट किया है अपने उसमें, वो एक ऐसा फतवा है जो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा है उलमा दीन के नज़र में। वो ये है कि जो दो गैर महरम आपस में अगर मिलते हैं और अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं तो उसको वो निकाह करार देते हैं, उसको वो जना करार नहीं देते।
ये उनका फतवा ये है, अपना फतवा है। उनका अपना फतवा है, वो मुफ्ती हैं, वो फतवा दे रहे हैं, तो वो इस फतवे में बहुत ज्यादा गम गुस्सा पाया जाता है। और उनकी हरकतें, बहुत सारी शादियां उन्होंने कहा मैंने की हैं, ऐसी कितनी कितने की हैं, तो वो माने नहीं जाते। अब वो चले गए एक्सट्रीम जगह पे, लाल मस्जिद। लाल मस्जिद एक अपने तौर पे उस तरफ की एक्सट्रीमिस्ट जगह, और उधर वो बैठे उनके शागिर्दों के साथ, वो चाय पी रहे थे, वहाँ आ गए मुफ्ती अब्दुल अजीज, खुद बहुत बड़े वो माने जाते हैं। तो जब उनकी नज़र उन पे पड़ी, उनको इतला हुई, तो वो बाकायदा गन हाथ में लेके उधर बड़े आए, गुस्से से उन्होंने कहा, और आके उन्होंने बोला कि निकलो यहाँ से, मतलब गेट आउट फ्रॉम हियर। जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो इस्तेमाल कर भी नहीं वो सकते हैं उनको बड़ी बेइज्जत करके निकाला उनको, और जाते जाते उन्होंने बोला अब दोबारा यहाँ ये नजर आए तो उसको कोड़े मारो, संसार करो, क्योंकि ये इस किस्म के फतवे देता है जो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। तो ये उनके लिए एक लम्हे फिक्रिया है मुफ्ती कबीर साहब को। अब दोबारा उधर का रुख मेरा नहीं ख्याल जिंदगी में कभी वो करेंगे, और ये फतवा वो उनकी इनका बॉडी पीछा लैंग्वेज भी करेगा। आप देखें ना उस वीडियो में, यकीनन आपको तो आपने उस पर वीडियो भी की गलत है। जगह पे चले गए वो। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी इतनी वो थी, जब उन्होंने कहा कि यहाँ से निकल जाओ, तो वो बड़े सुकून से, कोई मज़ाहमत नहीं की उन्होंने, वो चुप करके भी जूती जूती ढूंढते हुए निकल गए। वो जो आदमी कह रहा था और जिसके हाथ में गन थी, उसको पता था कि ये कुछ भी कर सकता है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसके बारे में। तो बहरहाल मुफ्ती कबीर साहब के लिए एक लम्हे फिक्रिया है कि वो जो कुछ भी कहते हैं अपनी जुबान पे कंट्रोल करें। अब अल्लाह ने उन्हें मुफ्ती का दर्जा दुनिया ने दिया हुआ है, तो उसको फतवा देते वक्त बहुत ज्यादा इस चीज की एहतियात ख्याल बरतनी करना चाहिए। चाहिए। ये कोई मीडिया हाउस में नहीं बैठे हुए थे, या वो टिकटॉकर के साथ बैठना, ये करना, इस किस्म की चीजें एक मुफ्ती को जेब नहीं देती। हाँ, जाहिर इस्लाम का लिबादा ओढ़ के आप ये हरकतें करेंगे तो ये वाकई तो जेब नहीं देती उनके है। लिए मेरे ख्याल में मुश्किल वक्त है। अच्छा, एक और सवाल आप दोनों सीनियर पर्सन से, पीटीआई का मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं? पहले मैं पहले आपकी मुफ्ती तरफ साहब के आता बारे में तो पूछ ले मेरे भाई से, इनकी क्या राय है। ये मुस्कुरा रहे हैं। मुफ्ती मुफ्ती कभी साहब- इनके पसंदीदा मुफ्ती में से देखिए हैं। मेरा वैसे टॉपिक नहीं है मज़हब, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो दीनी मामलात हैं या जो इल्म के मामलात हैं, ये जिस मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है, तो अब जो अपने नज़र रखता है वो रखे, लेकिन मैं इसमें एक्सट्रीम की कभी भी गुंजाइश नहीं रखता कि यार अगर मैं उनके नज़रियात से हिमायत नहीं करता तो मैं उसको कत्ल कर दूँ। सही है, मैं इसके नहीं तो सर, मुखालिफ हूँ। इस्लाम के सही है। नॉर्म्स है ना, उन देखिए- नॉर्म्स के अंदर तो चलना पड़ता है ना देखिए मेरी आपको। बात समझिए, हम हर एक की अपनी अपनी तशरीहात हैं। सही है, अब अगर बहुत सारे लोग अलग अपनी तशरीह करते हैं, कुछ लोग अपनी अलग तशरीह करते हैं, तो मैं उससे ये समझता हूँ कि ये इनके आपस उलमा किराम का मामला है, इसमें एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। सही है, किसी को भी किसी भी सतह पर एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। आपका उनके साथ इख्तलाफ हो सकता है, 10,000 बार इख्तलाफ हो, वो भी अपने तौर पर बात पेश कर रहे हैं, दूसरे लोग भी अपने तौर पर बात पेश कर रहे हैं, तो अपने अपने ख्यालात हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि किसी भी नुक्ता नज़र पर कोई एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए किसी भी जगह पर। सही है, वो अपनी दलील दे रहे हैं, 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 तो ठीक है। इस तरह तो फिर अगर हम बात करेंगे तो एक मसलक के लोगों को दूसरे मसलक के लोग पसंद नहीं करते, दूसरे मसलक, एक मसलक के अंदर ही कई ग्रोह हैं जो एक दूसरे को गोरो है, पसंद नहीं बिल्कुल करते ऐसे ही है। तो फिर अगर हम हर एक को एक शख्स कहेगा कि यार मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो फिर माशा चल नहीं पाता। तो मेरा ख्याल से टॉलरेंस होना चाहिए, बर्दाश्त का एक एलिमेंट होना चाहिए। एक उसका नुक्ता नज़र है, वो इख्तलाफ करता है, ठीक है, आप उसके खिलाफ शरीयत कोर्ट में जाइए, आप उसके खिलाफ अदालत में जाइए, तो एक अलग मामला है, लेकिन एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। ये तो सर इन्होंने सीज फायर की तरफ ले आए मामला को। नहीं, मैं इन्होंने किसी तो- भी एक्सट्रीम इन्होंने तो मसला- ceasefire ही कर मसला- दिया। देखिए मैं देखिए, ये नौजवानों की समझता हूँ- बेराबरी का मसला है। जना को जो है वो लीगल करार देने का एक फतवा है जो देखिए मौजूद ऐसे है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, चीजें अगर जो है ना, अगर देखिए, अगर अगर हम उस तरफ निकाह- जाएंगे ना, निकाह हो अगर गया, हम- जना हो गया, ये इस अगर किस्म की हम- चीजें ना, ये तो एक तरीके से देखिए सारे देखिए- फिक्के सारे उसमें एक बात में मुत्तफिक है ना यार। मुत्तफिक है, मुत्तफिक। नहीं ऐसा बिल्कुल ऐसा- अब इसमें ऐसा- बिगाड़ आप लोग देखें- नहीं कर देखें सकते। देखें मेरी बात सुनिए। अभी कुछ उलमा किराम ने इरशाद भट्टी साहब को इंटरव्यूज दिए, बिल्कुल ऐसे ही है। सही है, उसमें जो सवाल आप कर रहे हैं ना, वो सवालात भी किए गए, और कुछ लोगों ने इसको कहा कि हम इसे तस्लीम करते हैं। नहीं, वो देखिए, वो देखिए, बिल्कुल अलग मामला है। मेरी बात को समझिए। रिलीजियसली डेफिनेशन करना, मजहबी तौर पे तारीफ करना मेरा काम नहीं है, ये मुख्तलिफ उलमा किराम का काम है। हर एक की अपने एक तौजीह, अपनी एक तशरीह है, अपनी एक वजाहत है। सही है, मैं कोई नहीं होता कि मैं, ना ही मेरे अंदर इतना इल्म है कि मैं किसी को कहूँ कि नहीं उससे गलत का और उस पर फतवा जारी करना चाहिए और उसको गोली मार देनी चाहिए। ये ना मेरा इल्म है इस बारे में, और ना ही मैं उस चीज़ को पसंद करता हूँ कि अगर किसी से किसी को इख्तलाफ है तो वो गोली मार दो।
मैं इसके खिलाफ नहीं, हूं। गोली मारने की तो सही कोई है। भी जाहिर है नहीं, हिमायत में आपने नहीं कर आप उसी की हिमायत कर रहे हैं कि उसने ऐसी बातें कर दी बेहरा रवि की, हमारे मौजूद में नहीं कह रहे हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, लिस्ट बनाएंगे। सकते। सर मुफ्ती नहीं है ना, मसला ये सर है। सर मैं आपको बता सकता इससे हूँ मुफ्ती जो होता है ना, सर, वो मैं- फतवा दे सकता है ना, तो सर, एक मुफ्ती साहब जब आज के दौर में ये बात कहते हैं कि लोंडिया रखना और उनके साथ हर तरह के ताल्लुकात ठीक हैं, सही है, आप मेरी बात को समझिए, वो बड़े आलिम दीन शामिल होते हैं, उनकी वीडियोस जो है वो लाखों सर में नाम देखी ले लें, कोई जाती बात है। नहीं। मौलाना तारिक मसूद साहब खुले आम कहते हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? नहीं, मेरी बात को समझ, मेरी उन्होंने बात, साथ में भी तो इनकार किया ना, वो देखिए राइज, वो देखिए उन्होंने कहा कि अब तो जंगें ही नहीं होती उस तरह। नहीं, वो लोंडियों का, और उन्होंने कहा कि कनीजों को ठीक है रखा जा सकता है, ये कहते हैं वो अलीउल ऐलान कहते हैं। आप आज के माशरे में, मेरी बात को समझिएगा, और उनके साथ तमाम ताल्लुकात को रखने को वो ठीक तस्वुर करते हैं वो, क्या कहेंगे आप? ये हर एक का अलग नुक्ता नजर है। मैं आपसे फिर अर्ज कर रहा हूं कि दीनी मामलात हैं, ये मेरे और आपके मामलात नहीं है। मेरा कहना सिर्फ यह है कि किसी भी तौर पर कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए। वो उनका नुक्ता नजर है, ठीक है, वो उनका नुक्ता नजर है, ठीक है, वो उनका नुक्ता नजर ठीक है ना। मैं इनके दरमियान बात करना चाहता हूं ना, मैं ये चाहता हूं। मेरी सिर्फ एक बात है कि मैं कहीं पर भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए कि फलां को मार दो, फलां को मार दो, फलां को नहीं, मार ये दो, तो खैर हम नहीं भी होना इसके हक में नहीं है। चाहिए। बस बाकी और कोई बात मैं नहीं कह रहा। ये जो भी मामलात हैं, ये उलमा इकराम जाने, उनका ईमान जाने और वो जाने। जो सब चलें, बात खत्म मेरे कर दी ख्याल उन्होंने में बात ज्यादा वो हो जाएगी, तो पीटीआई की तरफ चलते हैं। अच्छा, पीटीआई का मैं तो देखो एक ही बात नहीं, कह रहा हूं। पीटीआई नहीं, आप लौंडियों कनीजों पे आ गए तो नहीं, मैं बात नहीं कह खत्म रहा, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद समझिए कि बात देखिए बड़ी ये अजीब हो बात जाएगी। आगे निकल देखिए, जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि एक शख्स का नुक्ता नजर है ना। सर उन्होंने साथ में ये भी कहा मैं है कि मौलाना साहब- जंगों में देखिए, जंगें मैं उस तरह मौलाना- नहीं होती हैं, देखिए- माले गनीमत नहीं है। देखिए उन्होंने मेरी बात, उसकी शराइत भी, उसमें उन्होंने शराइत शराइत भी नहीं है, बताई है। शराइत वो नहीं है। तो ये कहते हैं ना खुलेआम मकसद के आप शराइत भी कोई बताई आपकी है। देखिए- नाम महरम है। देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं इसमें आपको बहुत सारी वो तो ये डेफिनेशन, कहते हैं कि अल्कोहल भी पी लो तो कोई मसला नहीं है। अरे भाई देखिए, मैं आपसे फिर वो अर्ज कर रहा हूँ, ये मेरा मसाइल इस सतह पे जाहिर है नहीं हमारा है। टॉपिक नहीं है ये। हाँ, मैं जिसको बिलीव करता हूँ वो मेरा बिलीव है, सही है। मैं समझता हूँ ये हराम है तो मैं उसे यूज नहीं करता, तो मैं, ये मेरा ईमान है ना। उनका अपना एक अकीदा है, वो अपनी एक तारीफ कर रहे हैं, वो उनका मसला है भाई, मेरा मसला नहीं है। लेकिन मैं उन चीज़ों को ठीक तस्वुर नहीं करता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उलमा किराम के हर मामले पर अपने अपने इख्तलाफात और अपनी चीज़ें मौजूद हैं, जिसका हल हर सूरत में एक अच्छा इज्तिहाद है, और वो होना चाहिए, ना कि हम किसी को भी कत्ल करने की बात कर रहे थे। कत्ल करने की। हम भी इज्तिहाद की बात कर रहे थे। खैर जिन्होंने ये कतर वाली बात की है, खैर वो उनका इज्तिहाद तो अलग है। अच्छा, पीटीआई की तरफ आते हैं। पीटीआई का मुस्तकबिल, ज़ुबैरी साहब, आप सबसे पहले तो ये सवाल है कि पीटीआई का मुस्तकबिल आप कहाँ देख रहे हैं? इमरान खान के बाद लीडर कौन देख रहे हैं? तीसरा सवाल ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब, जो तर्जुमान कहलाते हैं इमरान खान साहब के और पार्टी के, और इस वक्त चेयरमैन भी हैं, वो ये कहते हैं कि पीटीआई अब बहुत हो गया, मुल्क में सियासी सीज फायर भी होना चाहिए। देखिए, आपके पहले सवाल का मैं पहले जवाब देता हूँ। पीटीआई का मुस्तकबिल इस वक्त जो है ना बहुत गैर यकीनी है, क्योंकि अभी जब इमरान खान जेल में है, हयात है और जेल में है, तो हमें नहीं पता कि पीटीआई का इस वक्त लीडर बाहर उनके बाद कौन है। सही, हमें ये नहीं पता। कितने ही ओहदेदार उनके माहाना तौर पे चेंज हो जाते हैं, कभी कोई एक स्पोक्समैन बन जाता है, कभी कोई हो जाता है, कौमी असेंबली में कोई है, बाहर कोई है, वकील कोई है, हर कोई अलग बात करता है। और जो भी कोई बात करता है वो अलीमा खान और उनकी बहनें जो है ना, वो एक अलग उसको डिनाई कर देती है कि जनाब ये कोई नहीं है। तो वो खुद क्या उनकी हैसियत है पार्टी में उनकी बहनों की, ये नहीं अभी तक पता। गौहर साहब की खुद की अहमियत है, ये नहीं पता। तो पीटीआई का मुस्तकबिल अभी ही बहुत डामाडोल है। उसमें गैर यकीनी देख रहा हूँ। इमरान खान के बाद तो बिल्कुल ही तारीख देखता हूँ, तारीख देखते हैं, ये बिल्कुल बड़ा तारीख पीटीआई का बहुत बड़ा लफ्ज़ मुस्तकबिल इस्तेमाल किया आफ्टर आपने। इमरान खान, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे हाँ। जब तक। लेकिन आफ्टर इमरान खान तो मैं इसको बिल्कुल उसका कोई मुस्तकबिल नहीं देखता पीटीआई का। और अभी जो पीटीआई की बात है, तो अभी सबसे पहले तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी कौन लीडर है, या कोई एक कमेटी अथेंटिक बना दी जाए जो पता हो कि ये जो बोल रहे हैं ये है। अलीमा खान इसको डिनाई नहीं करेगी, या तो अलीमा खान को ही बना दिया जाए, उनकी बहनों को ही बना दिया जाए, या वो सियासी लोग बोल रहे हैं, जो पार्टी के सियासी अहदेदारान हैं, वो ये कह रहे हैं कि या तो अलीमा खान सियासत का ऐलान करें या सियासी चीजों में मुदाखलत ना करें। नहीं करें। ये शुरू से कहा गया था, पहले उनकी वाइफ के लिए भी कहा गया था और अब इनके लिए भी कहा जा रहा है। बहरहाल अब आ जाते हैं आखिरी उसमें कि जो बैरिस्टर गौहर ने कहा है। देखिए, ये बात अब आनी शुरू हो गई है मार्केट में।
और उसमें आज ये है कि पाकिस्तान एक फातह मुल्क बन के उभरा है, बड़ा वो हुआ है। और अब ये है कि सियासी सीज फायर होने चाहिए, कुछ माफिया मिलनी चाहिए, कुछ नरम गोशी होनी चाहिए जिस चीज़ पे दे सकते हैं। और जैसे कि 9 मई की जो चीज़ें हैं वो भी, अब उसको भी दूसरा साल होने वाला है, अब उसके भी या तो केस वाइंड अप किए जाएं, सजाएं दी जाएं, या बहुत सारी चीजों अभी जंग के दौरान भी सजाएं हुई हैं। तो हाँ, या तो देखिए सजा दें या फिर उसको माफी दें, जो भी करना है आप करें। अब टाइम, मतलब जितना टाइम जाएगा ना इतना वो होगा। तो ये उनका उनका बड़ा अच्छा एक सियासी बयान है गौर साहब का, मैं बोलूंगा कि उन्होंने एक अपील की है एक तरीके से अपना, कि भाई अब हुकूमत की कोर्ट ने बॉल डाली है कि यार अब हमें जो है ना, अब हमसे भी बात करो, हमको भी माफी दो, कुछ लेकिन कुछ उधर करो। तो अब उधर से क्या जवाब आता है ये देखना वज़ीर है। आज़म साहब तो पहले ही कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करते हैं। हाँ, तो अब करते हैं, अब मुज़ाकरात के लिए किससे करेंगे, क्या करेंगे, अब ये चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। अच्छा, ये आपने एक बात बड़ी की कि अभी पता ही नहीं है इमरान खान के जिंदा हैं। मंसूर साहब, आपसे भी सेम सवाल है। इमरान खान जिंदा हैं, अभी भी नहीं पता जानशीन कौन है, लीडर कौन है, तर्जुमान कौन है, चेयरमैन कौन है। आपको नहीं लगता कि ये क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि इमरान खान को डायरेक्टली ना अदालतों में पेश किया जाता है, ना ही उनसे कोई बयान। वैसे सारी सियासी पार्टीज जब भी कोई जेल में जाता है उनके बयान डायरेक्टली आते हैं या किसी भी तरीके से आते हैं। या कोई अव्वल तो मिलने नहीं दिया जाता, जाहिर है सिर्फ बहनों को मिलने दिया जाएगा, तर्जुमान बहनें ही बनेंगी ना, और तर्जुमान कौन बनेगा? जब तक सियासी रहनुमाओं को उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा, कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं होगा, या इनको खुद अदालत में जब आएंगे तब मीडिया उनसे बात करे, तो तब भी जो है ना वो ये बात सामने आ जाए कि अब कौन है। तो आपको नहीं लगता कि इनको बहुत ज्यादा अंदर किया जा रहा है इस तरह के कि इनसे बिल्कुल इमरान खान की ना कोई तस्वीर बाहर आए, ना कोई बयान बाहर आए, बस जो कह रहे हैं वो हवा में उड़ती नहीं बातें? इमरान खान साहब का एक कौल अजीम है कि मुजरिमों को मीडिया में पेश नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, था ना ये कौल? बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो हुकूमत है वो इमरान खान के कॉल पर मनोअन बात को मान रही है। लेकिन एक एक मुलाकातों वाला भी जो सर सिलसिला एक रोका है ना। मैं आ रहा हूँ, अच्छा, मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगा। मैं जी, जी। कोई ये माहिर है इस तो, टॉपिक के, मैं उन्होंने कारकुन तो नहीं हूँ ना पीटीआई का। ये देखा सब मतलब फौरन फौरन आई ना बात। हाँ। मतलब जहां से दिल पर लगी पूरी हाँ। तकरीर, माफी का ऐलान कर चुके हैं अभी तक तो ये। अच्छा, अभी माफी का ऐलान तो आना है, अभी तो कर खास चुके लीडर की हैं तरफ से। दे दो अभी तो माफी माफी दे का ऐलान खास दो। लीडर से आना ये है। तो नहीं, नहीं, जो कोई नहीं, कोई वहां नहीं। से जो अभी वहां से हाँ। बयान आएगा, सही है, वो तो फौरन अभी हमारे कुछ लोग फौरन पीटीआई के तर्जुमान बन जाते हैं। अभी- उन्होंने कहा माफी दे दो, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात कर लो। अरे भाई, आप फांसी दे दें जी। अभी आ रहे अरे, मैं फांसी आपकी देना। बात का जवाब आपकी बात से दूंगा। जी, जी, सही है। पहली बात, मोहतरम जनाब किबला खान साहब का बयान मैंने आपको कोट किया, ठीक है। तो आपके पहले सवाल का जवाब हो गया। हम्म। दूसरा सवाल आपने ये पूछा, क्या था? इनकी तरफ देख के क्यों बोला था? नहीं, इन्होंने बोला था के कि मिलने पे भी पाबंदी का था कि नहीं, उसको मैं आ रहा उसको हूँ, मिलने ना देना। रिक्शा में नहीं आए, टैक्सी में आए। आप बोलने देंगे तो आएंगे ना। जी, जी। चलें, हमारे चलें। साथ तो यही जुल्म होता है कि हम दिमाग से लगाया बोलेंगे तो फौरन जो है वो खामोश करने की कोशिश आजा, करती आजा, रहती है। फिर मेरे भाई हुआ ये कि अब इन्होंने का ही एक कॉल था कि जनाब मुजरिमों को सहूलत नहीं मिलनी चाहिए, सही है, और उन्हें किसी से बात करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अब इनकी तो टेलीफोन पर इनके बेटों से बात हो जाती है ना, हो जाती है ना। इनका तो हुक्म था कि अगर कुलसूम नवाज आखिरी सांस ले रही थी, आखिरी सांस, जी। और ये उसका मजाक उड़ा रहे थे और नवाज शरीफ को बात करने नहीं दी थी। चांद रात थी, फरियाल तारपुर साहिबा को जेल फेंका था, याद है आपको? बिल्कुल याद है। सही है। ये मैं तो नहीं कह रहा ना, ये तो इनका तरीकेकार है, भी तारीख कहती है ना, ये मैं तो नहीं कह रहा ना कि ये इन्होंने किया। अच्छा भाई, अब आइए आप तो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर में पेरोल भी तो मिला था भाई, वो तो फिर कहीं और से मिला ना। अभी आ रहा हूँ, यहाँ पे भी मिलेगा। जिस दिन सर, वो बहुत जल्दी मिल गया था सर, जल्दी नहीं मिला था, जिस दिन यहाँ फरिश्ते जो है वो नामे आमाल लिखेंगे, सही है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा मसला। ये तो कोई बात ही नहीं है ना, सही है, ये तो जहाँ हुआ यहाँ खत्म। अच्छा भाई, अब आए मुज़ाकरात पर। हम पहले मुलाकात रहेगी। हाँ, कि मुलाकात मुलाकात पे भी पाबंदी लगा दी जाए, ऐसा आईन भी तो कहा इजाजत था। देता है। हम देखें, 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 आईन ही अगर बात करें, देखें, आईन- कानूनी वो और आइन तो देखिए, भी चेंज कर देंगे। देखिए मेरी बात सुन। इन्हें 2 दिन दस्तयाब है मुलाकात के, मंगल और जुमेरात। एक लिस्ट जाती है बाकायदा इनकी तरफ से, और वो लिस्ट के तहत मुलाकात होती है, और बैरिस्टर गौहर हर मुलाकात में होते हैं। हर मंगल को भी मुलाकात करते हैं वो, जुमेरात को भी मुलाकात करते हैं, और उसके बाद आकर अपना बयान भी जारी करते हैं। पार्टी के चेयरमैन वही है ना,
सही, और वो खान साहब से जो भी इंस्ट्रक्शंस लेकर आते हैं वो करते हैं। अलीमा खान साहिबा भी अक्सर जाती हैं, लेकिन जब तक वो सलमान अकरम राजा साहब के साथ थी तब तक तो नहीं हो रही थी, लेकिन जब से कुछ आप देखें 3-4 हफ्तों से सलमान अकरम राजा से जान छूटी है, तो अब वो मुलाकातें कर रही है और आकर फिर बयान भी दे रही है और फौरन ट्वीट भी हो रहा है। सही है। सही है, एक बात तो ये जहन में रखें। अब आ जाइए तीसरे सवाल की तरफ। तो मुलाकातों का सिलसिला तो चल रहा है। अभी तक आप मुझे 1-2 साल से जो लोग कैद में हो उनसे जरा पूछ लीजिए कि उनकी इतनी मुलाकातें हुई हैं जितनी इनकी मुलाकातें हुई हैं। हक तो है ना, ये वो नहीं करते, एक अलग बात है। देखें ना, मैं एक बात पूछ रहा हूँ ना, एक मुलाकातों का सिलसिले का बता रहा हूँ ना। अब आइए कि भाई मुज़ाकरात के लिए ये हुकूमत से बात करें। यार हमारे यहाँ जो है ना वो हर दौर में ये रहे हैं कि जनाब कितनी अच्छी पॉलिश कर सकते हैं, तो ये फिर उसी तरफ है। तो ये तो इनको तो मौका नहीं मिल रहा है। वरना तो जनाब हाजिर हाजिर, ये तो हर वक्त हाजिर हैं और ये पहले भी हाजिर रहे, अब उनको मौका नहीं मिल रहा है। बस मौके के लिए फरियादें कर रहे हैं कि जनाब थोड़ा सा लिफ्ट करवा दो, सानवी लिफ्ट करवा दो, लिफ्ट करवा दो, लिफ्ट करवा दो। और जिस दिन लिफ्ट होगा तो आपको इनसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। जुबैर साहब देखिए, बात फिर वही है कि 2 साल हो गए, ठीक ठाक इनकी साथ जो होना था वो हुआ है और हो रहा है। पूरी पार्टी क़यादत जो थी उनकी वो गायब हो चुकी है। और कुछ पेपर पढ़ के घर में बैठ गए हैं, कुछ साइड हो गए हैं। जो है वो पता नहीं कि कौन कॉम्प्रोमाइज़ है कि कौन है। मसरूफ है। हाँ, तो बहरहाल तो ऐसा नहीं कि उनके साथ कुछ नहीं, उनके साथ भी हो गया जो उन्होंने आसिफ ज़रदारी साहब कितने साल जेल में रहे? एक देखें, आसिफ ज़रदारी साहब ने तो मजबूरी तौर पे तकरीबन 11 साल जेल काटी है, ठीक है ना। और 11 साल जेल काटने वाला अभी और कोई दूसरा आदमी मुझे मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, मजबूरी तौर पर मैं वही कह रहा हूँ ना। इसको भी देखें, इसको भी 2 साल हो गए और आप और रख लेंगे 2 साल। मगर जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी में बातचीत की बात है, वो मेरा ये है कि हर वक्त जारी रहनी चाहिए। वो अगर आप डेडलॉक रखेंगे, भाई वो तो ये खुद नहीं बात करना चाह रहे थे ना पॉलिटिकल पार्टी से, इनका तो किबला काबा कुछ और है। ये तो कहते हैं वहां से बात हो। अब इनका दिमाग दुरुस्त हुआ है, थोड़ा इनका दिमाग दुरुस्त हुआ है। इनके दिमाग भी बहुत खराब थे, बहुत दिमाग खराब थे कि हमको तो उससे पॉलिटिकल गवर्नमेंट से बात ही नहीं करनी, हमने तो उनसे बात करनी जो स्टेक होल्डर है। आज वो सबसे बात करने के लिए तैयार है। अच्छा, एक ऑनेस्ट मुझे जवाब दीजिएगा जुबैरी साहब, मुंसूर साहब, जंग चली जब ये ऑपरेशन सिंदूर हम पे मुसल्लत हुआ, उस वक्त से लेकर आज यौम तशक्कुर तक, अगर पीटीआई के कारकुनान की बात की जाए, जितने भी कारकुनान हैं उनकी अगर बात की जाए, तो जितने भी पीटीआई कारकुनान हैं वो जंग में किस तरफ खड़े रहे? देखिए, ऑनेस्टली मजबूरी तौर पे तो वो एक तरीके से मुल्क के साथ खड़े रहे। चंद एक उनके जो है खातों से मुल्क से बाहर बैठे हुए उनके जो सोशल मीडिया ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने वही अपनी हरकत की जो वो करते हैं, जो सबसे बड़े तर्जुमान हैं। और वैसे मजबूरी जो है ना, उनका किरदार बुरा नहीं था, जिसको हुकूमत ने भी सराहा है, ने भी सराहा, वॉरियर कहा कि साइबर वॉरियर का लक़ब दिया डीजीएसपीआर ने भी, और उन्होंने जो है ना मुस्बित किरदार अदा किया। चंद एक को छोड़ के तकरीबन मजबूरी तौर पे पीटीआई ने का मुस्बित रद्द-ए-अमल देखने में आया। और आज यौम तशक्कुर में भी केपीके में भी तकारीब हुई है। जी हुई है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई ने भी मनाया है, एज अ सूबाई वज़ीर आला वो भी मनाया गया है, उसमें है। और तभी ये कहा गया है कि अब चलो बातचीत कर लें। उधर सीज फायर हुआ, इधर भी सीज फायर, मतलब खुले लफ्जों में कहना चाहिए आप माफी दे दो यार, अब सानू भी यार थोड़ी लिफ्ट करा दो। अच्छा, कराची के एक अहम जो है ना वो शख्सियत गवर्नर सिंध ने कहा है कि 9 मई के बेगुनाह कारकुनान को आम माफी दे देनी चाहिए। देखिए वो सब कुछ कह सकते हैं, वो जो चाहे कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ये बात उन्होंने पहले भी कही है, ये बात उन्होंने पहले भी कही है। बात सारी ये है कि वो ये सियासी जमातें और इस तरह के लोग अक्सर करते रहे। खान साहब भी जो बिलावल साहब हैं वो भी कई बार ये बात जिक्र कर चुके हैं कि जनाब जिनका है उनको छोड़ दें, बस उनको आगे बढ़ाएं। ये बात जो है वो रब्बानी खर ने भी ये बात की, ये बातें करते रहते हैं लोग। रब्बानी खर ने भी आज अहम बात की, ये बातें लोग करते रहते हैं। देखिए मामला सारा ये देखने का है कि ये जो अगले 2 महीने हैं ना, आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि 9 मई के तमाम केसेस को 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर वाइंड अप निपटा दिया जाए। जी, उसमें से 1.5 महीना गुजर चुका है। ये जो अगले महीने हैं ना, ये जून एंड जुलाई में बहुत सारे मुकदमात नहीं हो रहे ना। देखें बहुत सारे मुकदमात खत्म हो जाएंगे और वो बहुत सारे मामलात आगे बढ़ जाएंगे।
तो ये आप ज़रा सा जून जुलाई को जाने दीजिए, तो आपको बहुत सारी जगहों पर ऐसा लगेगा कि ये मुकदमात के फैसले हो गए। अब देखिए कल पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये हुक्म दे दिया कि अब फ़ौजी अदालतें जो हैं वो अपना काम कर सकती हैं, अपनी इनकी सज़ाएँ बरकरार रहेगी। तो वो तो आईनी होगी वो ना तो ये आईनी बात। हो गया, तो अब तो मामलात आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि अभी थोड़ा-सा वेट और कर लें, जून जुलाई गुज़रने दें, देन जब ये सारे मामलात डिसाइड हो जाएँगे तो फिर कोई चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएँगी। नहीं तो ये सारी जो सिविलियंस के ट्रायल्स हैं ये इनके नहीं, सारे नहीं हो रहे, 168 थे, हम्म। जिसमें से 85 लोगों को सज़ा हो चुकी है। तकरीबन 60 के करीब लोग ऐसे हैं कि 105 लोगों को हो चुकी है। तो सारे सिविलियंस ना 105 लोग हो चुकी है, 60 लोग रह गए ये हैं सारे सिविलियंस हैं सिविलियंस। और उनके ट्रायल वहां पर फौजी अदालतों में हो रहे हैं। देखिए, वो तो फ़ौजी तनसीबात के हवाले से है ना मामलात, अच्छा वो फ़ौजी तनसीबात के हवाले से मामलात। तो वो सही है। मामलात चल रहे हैं तो ज़ाहिर है वो ठीक है। अच्छा जुबैरी साहब आप क्या कहेंगे, एक तरफ जो एमकेएम है, एमकेएम पाकिस्तान, वो मुकम्मल तौर पर जब भी कोई तकरीर होती है वो ज़रूर तनकीद का निशाना बनाते हैं पीटीआई को, जब भी कोई इवेंट होता है उसमें इनके सीनियर रहनुमाओं की बात करूँ सारे, लेकिन तेसूरी साहब वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई के कारकुनों को जो है ना वो आम माफ़ी दे देनी चाहिए, देखिए क्योंकि बेगुनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। देखिए बेगुनाहों को तो माफी वैसी मिलनी चाहिए। तो वो और जो बेगुनाह का आप लफ्ज़ इस्तेमाल आम करने माफी का की बात फ़ायदा? करें, देखिए आमतौर पे जंगों के बाद ऐसा होता है कि कैदियों को माफी दी माफ़ी दी जाती जाती है। है। हो सकता है वो उस चीज का वो कहना तकलीफ चाह भी रहे हुई हो, थी। हाँ इस किस्म की बात करना चाह रहे हो। देखिए ये माफिया होंगी सजा के बाद। जैसे इन्होंने मुझे भाई ने बोला 105 मेरी मितला के मुताबिक 165 में से 105 लोगों का फैसला हो चुका है, जिसमें से बेशतर रहा हुए बादों को सजा हुई है। 60 का फैसला होना अभी बाकी है। ऐसे ही है ना? 60 तकरीबन 85 लोगों को सजा हुई है, बाकी रहा हूँ नहीं, बाकी रहा वो 105 हो गए टोटल। 105 हो गए। हाँ, अब 60 लोगों का है और इसमें ये सिविलियन है। फौजियों का तो फौजी कर रहे हैं। वो तो उन्होंने बताया जी, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सबकी सजाएं हुई हैं। कुछ तो आ भी गई है रिकॉर्ड पे कि किसी की जदत ले ली है, किसी से वो ले लिया है। जो उनकी अपनी सजाएं होती है वो तो अपना काम कर रहे हैं। अब ये 60 सिविलियन का है और तकरीबन ये 1.25 माह में इनका भी फैसला आ जाएगा। फैसला करना है अब फैसला आने के बाद फिर हुकूमत का जेस्चर है कि वो उसमें कितनों को माफी कर सकते हैं, माफी दे सकते हैं, और कितनों को वाकई सजा दी जाएगी। ये उनके जुर्म पे है, उनके किरदार पे और लेकिन स्पेशल माफी तो सदर की तरफ से मिलेगी, और सदर ही देंगे। और अगर हुआ वैसे सदर अगर हुकूमत ने डिसाइड किया, खुद वो अपनी जाती तौर पे तो नहीं कर तो सकते, जाती अपील पे कर सकते हैं। कोई इंडिविजुअल अपील करे, अब माफी की अपील करे तो उस पर सदर अपना फैसला। लेकिन ये इज्तिमाई होगी तो हुकूमत, काबीना, सारे सियासी लोग सर जोड़ के बैठेंगे और इसमें लाजमी बात है कि फौजी अदालतों से हुई होगी तो उनसे भी मशवरा करेंगे। और अगर वो चाहेंगे तो हो सकता है आम माफी का ऐलान कर दिया जाए। और जो वाकई ऐसे होंगे जिनको सजा मिलनी चाहिए, जिसका मैं भी उसमें शामिल हूँ, जिन्होंने फौजी तंसीबियात को, शहदाओं की स्टेचू को और उन जगहों को किया है, निशानात को, हाँ। उनको तो इबरत का निशान बनाना चाहिए, उनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। मेरा अपना ये है। बाकी बड़े लोग इस बात पे बेहतर तौर पे जानते हैं, हमने बड़े बड़े लोगों को माफी मिलते देखी है। ठीक है। अच्छा एक आखिरी सवाल है आपसे। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि फौजी जो है ना अदालतें सिविलियंस का ट्रायल कर सकती हैं। ये खबर आ रही KPK से, जहाँ पे हुकूमत है PTI की। देखिए अब तो आईनी फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से, अब तो वो ना भी बोले तो भी ये आइन का हिस्सा बन गया है। अब तो जो भी है तो उनको मानना ही पड़ेगा। अब बेहतर यही है जो चीज़ है उसको माने और मान के अब ट्रायल पे जाएं। हाँ। अब सारी तवज्जो अपनी ट्रायल पे करें। अगर कोई बेगुनाह है तो वो उसको बेगुनाह साबित करें उनके मुकला मिलके, और कोई गुनाहगार है तो फिर उसके लिए अदालतों का काम है वो दें। अब जो कुछ भी होगा, ये इन्होंने से बोला, अब सजाएं, ये 60 आदमी का फैसला सजाएं होने के बाद होगा। इसमें से हो सकता है कुछ बरी हो जाए, कुछ सजा हो जाए, फिर उस पर फैसला होगा कि किसको माफी मिलनी है, किसको नहीं मिलनी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, हमने डिस्कस किया। खैर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। यौम तशक्कुर पूरा पाकिस्तान मना रहा है और हमें भी यौम तशक्कुर में अपनी भरपूर शिरकत जिस तरह हमने की उस तरह करनी चाहिए। और हमारे बच्चों को, नस्लों को पता चलना चाहिए कि हम यौम तशक्कुर क्यों मना रहे हैं। और ये यौम तशक्कुर हमें हर साल मनाना चाहिए। 10 मई को मोरका हक मनाने का ऐलान किया है फेडरल गवर्नमेंट ने, और आज यौम तशक्कुर मनाएं। और हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि जंगें हमने भी देखी हैं और अब हम ये कह सकते हैं कि हमने जंगें देखी हैं और अपनी आंखों से देखी हैं। जैसे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, अपने आप को उजागर किया है पूरी दुनिया के सामने कि हम किसी से कम नहीं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान
जिंदाबाद।